मैं बसंत कुमार गुप्ता और मिलाइस एक एजुकेशनल अकेडमी बस्ती से मैं आपको क्लास 12th में सेकंड पेपर पढ़ा रहा हूँ और मेरा टॉपिक था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का अपवर्तन। उसी चर्चा को हम आज आगे बढ़ाते हैं, प्रयास करते हैं आपको समझाने का। देखिए, हमने आपको एक फार्मूला बता दिया था कि 2n1 बराबर 1/1n2 यानी दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले का अपवर्तनांक बराबर 1/, पहले माध्यम के सापेक्ष। जैसे मान लीजिए ANG दिया है 3/2। अब आप किसी सवाल में किरणें जो होती है कांच से वायु में जा रही है, तो आपको जिसमें किरणें जाती है उसका अपवर्तनांक लगाते हैं। तो हमको निकालना पड़ेगा कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, और जो कि हमको मालूम नहीं है तो परंतु ये मालूम है, तो इसको लिख सकते हैं 1/ANG। मान रख देंगे तो 2/, कितना आ जाएगा 3। हमने आपको बताया था वायु के सापेक्ष अगर किसी माध्यम का अपवर्तनांक निकालते हैं तो उसको निरपेक्ष अपवर्तनांक या परम अपवर्तनांक दिया। अगर मान लीजिए ऐसे सवाल में कह दे कि कांच का अपवर्तनांक, तो समझ जाएगा कि वो वायु के सापेक्ष ही दिया है। अब अगर मान लीजिए 3 माध्यम हो तब की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए 3 माध्यम, ये पहला माध्यम, ये दूसरा माध्यम, ये तीसरा माध्यम, ये पहला माध्यम। मान लीजिए पहले के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक दिया है, पहले के सापेक्ष तीसरे का अपवर्तनांक दिया है। पहले के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक, तो पहले के सापेक्ष क्या दिया गया हो, तीसरे का। अब किरणें मान लीजिए दूसरे से तीसरे माध्यम में जा रही है, तो आपको निकालना पड़ेगा दूसरे के सापेक्ष तीसरे का माध्यम का परिमाण 2n3 निकालना। तो 2n3 निकालने का डायरेक्ट मैं फार्मूला आपको बता दे रहा हूं, उसी तरीके से लगा जो पहले मैंने 1n2 के लिए बताया था। 2n3 बराबर क्या हो जाएगा, 1n3/1n2 यानी दूसरे के सापेक्ष तीसरे का अपवर्तनांक बराबर पहले के सापेक्ष तीसरा और पहले के सापेक्ष दूसरा। अगर पहला चूंकि कॉमन इसको हटा भी दें तो इसका मतलब हो जाएगा 2n3 बराबर n3/n2 यानी दूसरे के सापेक्ष तीसरे का अपवर्तनांक बराबर क्या हो जाएगा, तीसरे का अपवर्तनांक बटे दूसरे का अपवर्तनांक। इसी तरीके से 3n2 निकालना हो, जो लास्ट में लिखा हो पहले जाएगा n2/n3। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें, तो जैसे मान लीजिए दिया हो वायु के सापेक्ष क्या कई जगह कांच का अपवर्तनांक दिया है 3/2 और जल का अपवर्तनांक ये वायु के सापेक्ष है और ये दिया है 4/3। अब आपसे पूछ ले GNW निकालो, GNW। तो GNW मतलब कांच, किरणें क्या हो रही है, कांच से जल में जा रही है, तो कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कैसे निकालेंगे, जल का अपवर्तनांक बटे कांच का अपवर्तनांक। जल का अपवर्तनांक कितना है 4/3 और ये 3/2। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 8/9। इस तरीके से अगर WNG पूछ लेता है, GNW WNG जल से कांच में जा रहा है, तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बराबर कांच का अपवर्तनांक बटे जल का अपवर्तनांक। इसको आप निकाल लीजिएगा। या GNW पूछे तो क्या हो जाएगा, जल का अपवर्तनांक बटे कांच का अपवर्तनांक। देखिए, अपवर्तनांक किसी माध्यम का निकालने का एक फार्मूला ये भी होता है, क्योंकि हमने बताया था जब किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी चाल बदल जाती है, तरंगदैर्घ्य बदल जाती है, परंतु आवृत्ति में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अपवर्तनांक निकालने का एक फार्मूला और भी दिया जाता है चाल के पद में, ये होता है 1n2 बराबर पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की प्रकृति। एक चैप्टर वहां मैं इसको फार्मूले को प्रूव करूंगा। दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल, ये फार्मूला है, इसको आप याद रखे रहेंगे। जैसे मान लीजिए ANG पूछ ले,
तो इसका क्या मतलब हुआ, वायु के सापेक्ष जो पहले दिया वो ऊपर लिखा, जो बाद में दिया नीचे लिखा। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बराबर क्या होता है, वायु में प्रकाश की चाल, पहला माध्यम वायु है तो वायु में प्रकाश की चाल को क्या लिखते हैं, c, और मान लीजिए कांच में प्रकाश की चाल क्या है, v। अगर वायु में प्रकाश की चाल दिया हो, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक दिया हो, तो कांच का अपवर्तनांक निकल जाएगा। इसी तरीके से ANW निकाला जाए तो C/VW हो जाएगा। फार्मूला लिख लीजिएगा। WmG निकालना हो तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जल में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल। और इसमें एक चीज और है कि तरंग दैर्घ्य भी बदलता है, तो तरंग दैर्घ्य v बराबर L लैम्डा वाले फार्मूले से अगर हम यूज करें तो एक फार्मूला ये भी होता है लैम्डा A बटे लैम्डा G, यानी वायु में तरंग दैर्घ्य बटे कांच में तरंग दैर्घ्य, या लैम्डा A बटे लैम्डा W, यहां अगर लिखेंगे तो लैम्डा W बटे लैम्डा G। इस फार्मूले को आप लोग लिख लीजिएगा, बड़े काम की चीज है। आगे इसका उपयोग होगा लाइट वाले चैप्टर में, जो इसका उपयोग होगा। इस चाल के पद में है, तरंग दैर्घ्य की भाषा में अगर तरंग दैर्घ्य दिया हो तब भी निकाल सकते हैं, चाल दिया हो तब भी निकाल सकते हैं, या मान लीजिएगा अपवर्तनांक दिया हो, चाल दिया हो तो तरंग दैर्घ्य किसी अन्य माध्यम में निकाल सकते हैं। अब आप समझ में आप लोगों को। अब इसके बाद आते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि अगर कांच कि मान लीजिए कि कांच की एक गिलास ले लें और गिलास की तली में कोई सिक्का रखा गया हो, इसके ऊपर मान लीजिए जल रखा गया हो, ये जल रखा गया। अब आप ऊपर से अगर देखेंगे तो सिक्का ये यहाँ नहीं दिखाएगा, किसी और बिंदु पर दिखाई देगा। कैसे, इस कांच के इस वाले सिक्के से कई प्रकार की किरणें निकलेंगी, हम केवल दुइये किरणें निकाल रहे हैं। एक तो अभिलंबवत, ऐसे सीधे चले जाएंगे तो सीधे में देखिए विचलन नहीं होता, जब अभिलंबवत किरणें आपतित होती है इसमें विचलन नहीं होता, ये आगे से चली जाएंगी। और जो किसी कोण पर आपतित होंगी, मान यहाँ पर आपतित हो रही हैं, तो चूंकि जल से वायु में जा रही है तो ये अभिलंब हो जाएगा, आपतित किरण ये हो जाएगा। तो जल से अब जा रही होंगी तो इसको आप, क्योंकि जल से वायु में जा रही है यानी अभिलंब से दूर हटेंगी, सघन से विरल में। और इसको जब आप पीछे बढ़ाएंगे तो किसी बिंदु I पर मिलता हुआ क्या होगा, प्रतीत होगा। ये मान लीजिए बिंदु वस्तु O है और ये I आपका प्रतिबिंब दिखाई पड़ेगा। जब आप देखोगे तो आपको सिक्का यहाँ न दिखा के यहाँ दिखाई पड़ेगा। ये इसकी कहलाती वास्तविक गहराई, यानी अगर इसको A माना जाए तो AO जो होता है उसकी क्या कहलाती है, वास्तविक गहराई। और AI जो होता है वो कहलाता है आभासी गहराई। और OA जो होता है, OI कहलाता है विस्थापन, वस्तु की स्थिति में विस्थापन कहलाता है। अपैरेंट डिस्प्लेसमेंट इसको बोलते हैं, आभासी विस्थापन। इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, आभासी विस्थापन, आभासी विस्थापन ये कहलाता है। तो अगर वास्तविक गहराई और आभासी गहराई दी गई हो तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक अर्थात ANW बराबर होता है वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई। वास्तविक गहराई बटे क्या होता है, आभासी गहराई। अगर वास्तविक गहराई को हम स्मॉल d माने, आभासी गहराई को अपैरेंट APP माने, DAPP माने या D1 मान लें, अगर ठीक रहेगा D1 मान लें, तो ANW निकालने का फार्मूला हो जाएगा D/D1। D अपान क्या कहलाएगा, D1 कहलाएगा। ये अगर वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक दिया गया हो, वास्तविक गहराई दी गई हो, तो हम बता सकते हैं कि इसमें कितना विस्थापन हुआ। अब कितना आभासी गहराई होगी, कितने बार आपको प्रतीत होगा, विस्थापन कितना होगा, इसको आभासी विस्थापन बोलते हैं, अपैरेंट डिस्प्लेसमेंट। आभासी विस्थापन कितना होगा,
आभासी विस्थापन ओ आई, ओ से प्रतिबिंब यहाँ दिखाई पड़ा, ये वस्तु है, जब आप इसको देखोगे तो वस्तु नहीं दिखाई पड़ेगा, इस वस्तु का प्रतिबिंब दिखाई पड़ेगा। तो ओ इक्वल टू कैसे निकालेंगे, इस मान को कैसे निकालेंगे, एओ में से ए आई सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ओ आई बराबर एओ का मान आपका डी है और इसका मान क्या है, D1 है। ओ आई बराबर क्या हो जाएगा, डी माइनस D1 का मान यहां से अगर रखेंगे तो D/AN/W होगा। ओ आई बराबर डी कॉमन निकालेंगे तो 1 - 1/AN। ये फार्मूला है जिससे आप विस्थापन निकाल सकते हैं, कितना आभासी वस्तु की स्थिति में कितना आभासी स्थिति उत्पन्न हुई, ये आप निकाल सकते हैं। ये तो वास्तविक आभासी गहराई निकाल सकते हैं, अगर विस्थापन पूछ ले तो इस फार्मूले से आप निकाल सकते हैं, नहीं तो इस तरह आभासी विस्थापन बराबर वास्तविक गहराई माइनस आभासी गहराई, इसे भी आप लगा सकते हैं। ये तो था एक माध्यम, इधर समझ में आ गया। अब अगर मान लीजिए बहुत सारे माध्यम दिए हों, जैसे मान लीजिए एक चीज ये भी यहाँ मैंने बताया कि अभी आपको मैंने बताया कि NW, ये ना लिखा जाए NW बराबर क्या होता है, D/D1 वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई। तो D1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, D/NW। ये वास्तविक गहराई आभासी गहराई निकालने का डायरेक्ट फार्मूला है, इसी चीज को मॉडिफाई किया गया है। ये आपका जो हमने फार्मूला लिखा है ये वास्तविक गहराई आभासी गहराई निकालने का डायरेक्ट फार्मूला है। अब इसमें बात करते हैं कि अगर बहुत सारे माध्यम हों, मान लीजिए बहुत सारे माध्यम, पात्र में बहुत सारे माध्यम रखे गए हों, इनकी मोटाई मान लीजिए कितना है, D1, इसकी मोटाई D2, इसकी मोटाई D3, ऐसे ही बढ़ता चला गया। इसका अपवर्तनांक N1, इसका अपवर्तनांक N2, इसका अपवर्तनांक N3 मान लिया गया। तो इसकी आभासी गहराई, कुल आभासी गहराई जो होती है D इक्वल टू, या DAP लिखिए, APP है, अपेरेंट शब्द से लिखा जाएगा तो हो जाएगा D1/N1 प्लस D2/N2 प्लस D3/N3 प्लस ऐसे ही बढ़ते चले जाइए। अगर बहुत सारे माध्यम हो जिनकी गहराइयाँ D1, D2, D3 हो, तो ये आभासी गहराई निकालने का फार्मूला होगा। जो प्रतिबिंब दिखाई पड़ेगा, मान लीजिए कोई वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब निकालने का ये डायरेक्ट एक फार्मूला है। और इसी में अगर उसका कुल अपवर्तनांक या संयोजित अपवर्तनांक निकाला जाए, संयोजित अपवर्तनांक, ये आपकी D जो होगी कुल हो जाएगा। ये आपका D कुल हो जाएगा। संयोजित अपवर्तनांक N बराबर, अभी मैंने बताया है D/D अपेरेंट APP, और ये मान रख देंगे तो N बराबर क्या हो जाएगा, D आपकी कुल गहराई है, कुल वास्तविक गहराई, और इसको मान रखेंगे तो D1/N1 प्लस D2/N2 प्लस D3/N3, जितने होंगे उतने ही सब ऐसे। ये संयोजित अपवर्तनांक निकालने का फार्मूला है, बहुत ध्यान समझिएगा। इस सिलेबस में नहीं है, इसको मैंने अपनी तरफ से आपको बताया है, वहां तो केवल द्वितीय अपवर्तनांक का अपवर्तनांक पर रहेगा, इसको मैंने आपको बताया। ये तो था कि आभासी और वास्तविक गहराई अगर दी हो तो कैसे अपवर्तनांक निकालते हैं। आपको मैंने बताया जब प्रकाश किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं, जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं तो अभिलंब से दूर हो जाती है। इसी सिद्धांत का सहारा लेकर, यानी सघन विरल माध्यम के लिए मैंने आप पे चर्चा किया था, पहले वाले वीडियो में बोला था कि सघन से अगर विरल में जा रहा है तो R इज ग्रेटर देन I होता है। R जो होता है वो क्या होता है, ग्रेटर देन I होता है। R जो होगा ग्रेटर देन I होगा। इसी सिद्धांत का उपयोग करके इसके बता। अब आता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, या पहले आते हैं क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण ध्यान दीजिएगा, जब प्रकाश किरणें सघन, मान लीजिए कि ये सघन माध्यम है
और ये विरल माध्यम है। सघन माध्यम को 2 कह दिया, विरल माध्यम को 1 कह दिया। अब मान लीजिए प्रकाश की कोई किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, ये आपतित किरण हो गई। सघन जो किरण सघन से जा रही विरल में, तो ये आपतित किरण हो गई। और ये क्या कहलाएगा? आपतन बिंदु पर अगर लंबवत रेखा खींचेंगे तो क्या कहलाएगा? अविलंब कहलाएगा। अब प्रकाश किरणें सघन से विरल में जा रही तो अविलंब से क्या हो जाती है? दूर हो जाती हैं। तो ये आपतित किरण आई हो जाएगा, ये अपवर्तित किरण कितना हो जाएगा? आर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। तो दूसरे के सापेक्ष पहले का अपवर्तनांक बराबर क्या हो जाएगा? अब देखो ध्यान से, आप इसमें देखेंगे आर इज ग्रेटर देन आई है, आर बड़ा आपको दिखाई पड़ रहा होगा आई से। अगर हम आई का मान और बढ़ा दें, आई का मान और बढ़ा दें, यहां कर दें, तो आर का मान क्या हो जाएगा? और बढ़ जाएगा। आई और बढ़ा दें तो आर का मान क्या हो जाएगा? और अधिक बढ़ जाएगा। ऐसे अगर आई का मान बढ़ाते जाएं तो एक अवस्था ऐसी भी प्राप्त होती है जिस पर किरणें उस पृष्ठ के समांतर चली जाती हैं, अर्थात अपवर्तन कोण का मान क्या हो जाता है? 90 डिग्री हो जाता है। यानी सघन विरल माध्यम के लिए आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण क्या हो जाए? 90 डिग्री हो जाए, कहलाता है क्रांतिक कोण। और इसको लिखते हैं सी से। कुछ किताबों में आईसी लिखा जाता है, तो हम आईसी लिख रहे हैं। क्रांतिक कोण कहलाता है, इसको हम आईसी कहते हैं। अब अगर इसमें स्नेल का नियम लगाया जाए, यानी सघन से विरल में जाता है तो अविलंब से दूर हटता जाता है, यानी आर बड़ा होता है। अगर हम आपतन कोण का मान बढ़ाएंगे तो अपवर्तन कोण का मान बढ़ेगा। अगर आपतन कोण का मान बढ़ाते जाए तो एक ऐसी अवस्था प्राप्त होगी, एक ऐसा आपतन कोण भी प्राप्त होगा जिसके लिए अपवर्तन कोण कितने डिग्री का हो जाएगा? 90, अर्थात किरणें उस पृष्ठ से समांतर चली जाएगी, उसको टच करते हुए आगे बढ़ जाती है। अगर इसमें नियम लगाया जाए स्नेल का नियम, तो 2 से 1 में जा रहा है, तो 2n1 बराबर क्या हो जाएगा? साइन आईसी बटे साइन 90। क्लियर हो गया? आपतन कोणीय अपवर्तन कोणीय, इसको हम 1/1n2 लिख दीजिए, तो साइन क्या हो जाएगा? आईसी साइन 90 का मान उलट दीजिए, तो 1n2 बराबर क्या हो जाएगा? 1/sin c। ये क्रांतिक कोण निकालने का फार्मूला है। या क्रांतिक कोण दिया गया हो तो उस सघन माध्यम, पहले माध्यम के सापेक्ष देखो दूसरे का अपवर्तनांक निकला, दूसरा क्या था? सघन माध्यम। तो अगर अपवर्तनांक दिया गया माध्यम का तो हम क्रांतिक कोण निकाल सकते हैं। क्रांतिक कोण दिया गया हो तो उस माध्यम का, सघन माध्यम का अपवर्तन से एग्जाम्पल के तौर पर ANG बराबर क्या हो जाएगा? 1/sin c, यानी IC लिख सकते हैं। या मैंने IC लिखा है तो IC आप लिखेंगे, किताब में हो सकता है आपके C क्यों लिखा हो। या ANW बराबर क्या हो जाएगा? वही सब फार्मूला 1/sin IC, या केवल आप C भी लिख सकते हैं। देखिए वायु जल के लिए बात करते हैं, वायु कांच के लिए क्रांतिक कोण जो होता है वो 42 डिग्री होता है, जबकि वायु हीरे के लिए क्रांतिक कोण कितना होता है? 24 डिग्री। तो इतना पढ़िएगा, इसके बाद आगे हम आपको और चर्चा करेंगे और कल प्रयास करेंगे परसों की हमारा ये चैप्टर समाप्त हो जाए। और सुरक्षित रहिए, घर में रहिए, जितना कहा जाए उतना करिए। जितने भी हमारे स्कूल के जो भी अध्यापक हैं उनकी बातों को ध्यान में रखिए। जो भी दिक्कत हो उसको आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजिए, ज़्यादा ठीक रहेगा। मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप जरूर भेज दीजिए। प्रयास मैं करूंगा कि आपके एक लड़के ने उत्तल के लिए UBF में रिलेशन बताया था, कुछ ऐसा कि सर समझ में नहीं आया, तो ठीक है मैं बता दूंगा। अभी एक दिन मैं उसको निकाल के बताऊंगा। आज मैंने, ठीक है, धन्यवाद।